Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. Today's video is regarding the last exercise which is 1.5 of chapter number 1. It's very important exercise. इसमें बहुत सारे long question हैं, बहुत सारे short question हैं जिनकी paper point of view से बहुत importance है. इसको बच्चों हम solve करेंगे questions को, लेकिन questions को start करने से पहले as mostly मैं अपनी videos में start में intro देता हूँ इस exercise में क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं. तो इस एक्सरसाइज में आप पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर में कन्वर्ट करना और पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना, इसके बारे में डिस्कशन होगी. लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म कौन सी है, पोलर फॉर्म कौन सी है. रेक्टेंगुलर फॉर्म बच्चों वही है जिससे आप वाकिफ़ हैं, जो है x प्लस आयोटा वाई, या इसको a प्लस आयोटा b भी लिख सकते हैं. इस फॉर्म में लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है. इसी को दूसरी इसकी जो शक्ल है, दूसरी इसकी जो फॉर्म है वो बच्चों ये है, इसको आपको याद करना होगा. रेक्टेंगुलर फॉर्म है x प्लस आयोटा वाई और इसी को r और थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं. इसकी दूसरी शक्ल ये है और इस फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म. इसका फॉर्मूला याद करना है. इसमें जो r है उसको बनाने का एक तरीका है जो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सिखाएंगे. वैसे मैं बता देता हूँ. इसका फॉर्मूला ये होता है, मॉड जैसा है, मॉडुलस जैसा. और थीटा बनाने के लिए पहले आपको अल्फा बनाना होता है जो tan इनवर्स y बाई एक्स है, मॉड में आता है. और फिर उसके बाद क्वाड्रेंट को देख के हम थीटा को डिसाइड करते हैं. जब मैं क्वेश्चंस करूँगा वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा बच्चों को लेटर ऑन इस लेक्चर में ना. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म, दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड पोलर फॉर्म. एंड व्हाट अबाउट द थर्ड फॉर्म जो कि इस चैप्टर में एंड पे आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसी पोलर फॉर्म को फर्दर इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है. आप नोट करें, r वही रहा है, अलबत्ता इसकी जगह e की पावर आयोटा थीटा, ये जो एंगल है ये e की पावर में चला जाता है. दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर का और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें फिर इन तीनों को तफसील से पढ़ते हैं. आई होप कि इसका स्टार्ट आपने अंडरस्टैंड किया है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. जी बच्चों, अभी एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 1 को मैं 2 और 3 के बाद एक्सप्लेन करूंगा. पहले हम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन 1 जो कि ग्राफिकल है वो एक्सप्लेन करूंगा. क्वेश्चन नंबर 2 आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन. इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन टू पोलर फॉर्म. तो जैसा कि इसके इंट्रो में मैं समझा चुका हूं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरह से लिखा जा सकता है. मसलन मैं अभी फिर बता देता हूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक अंदाज ये है जो ज्यादा कॉमनली यूज होता है, जिसे इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं. रेक्टेंगुलर फॉर्म, राइट, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में ना, तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं. अच्छा, इसकी दूसरी फॉर्म ये है, r बाहर लिखकर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. इसमें बच्चों को r पता होना चाहिए, रेडियस, और एंगल पता होना चाहिए. तो फिर ये फॉर्म लगाते हैं, ये उसका फॉर्मूला है. इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म. ठीक है. अच्छा जी, पोलर फॉर्म. अच्छा, इसमें r जो है, जो इसको रेडियस मैं बोल रहा हूँ, वो असल में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस है, उसको r कहते हैं. ठीक है. बेसिकली रेडियस कहा जा रहा है, लेकिन वो असल में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट डिस्टेंस, उसको r बोलते हैं. और उस स्ट्रेट डिस्टेंस का जो एंगल बन रहा होता है उसको थीटा बोलते हैं. तो यहाँ पे ये जो थीटा है इसे आर्गुमेंट ऑफ z भी पढ़ते हैं. ये देखें, आर्गुमेंट ऑफ z. ठीक है, ये थीटा होता है. अंडरस्टैंड. तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आ जाता हूं. तो क्वेश्चन में हमें ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया और हमें कहा गया कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो. तो इसको मैं रेस कर देता हूं. तो पोलर फॉर्म में कन्वर्जन के लिए आपने नोट किया है कि उसके दो एलिमेंट्स होते हैं पोलर फॉर्म के, एक r और एक थीटा. बता मैं चुका हूं कि r इसका ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट डिस्टेंस होता है. तो सबसे पहले हम काम शुरू कैसे करेंगे, हम इसमें पहले नंबर को x कह लेंगे और दूसरे नंबर को y कह लेंगे. ठीक है, ये देख लीजिए. बल्कि एक काम करिए, पहले इसको ना z का नाम दे देते हैं. स्टार्ट ऐसे करते हैं कि सबसे पहले लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा.
यहाँ से काम शुरू हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट यहाँ पे नंबर है उसको x लेट कर लेंगे और सेकंड को y लेट कर लेंगे। बड़ा इजी काम है, x और y लेट हो गया। इसके बाद आप r फाइंड करेंगे। r फाइंड करने का फॉर्मूला बहुत आसान है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r का फॉर्मूला वही है, बल्कि यहाँ पे a और b नहीं, x और y चलेगा, क्योंकि ये x और y नाम दिया हुआ है, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखेंगे आप, ठीक है। और दूसरा एंगल निकालने के लिए, अच्छा एंगल जो है वो जरा ट्रिक है, उसको आपने 2 स्टेप्स में निकालना होता है। पहले आपने इसकी जो है ना प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है एंगल की, जिसे अल्फा कहते हैं, जिसको निकालने का फॉर्मूला है tan इनवर्स मॉड में लिखना है y बाई एक्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा चलें, अब एंगल कैसे निकलेगा, थीटा तक कैसे पहुंचेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अभी हमने कितने काम किए हैं, 3 काम किए हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को z लेट कर लिया, पहले नंबर को x बोल दिया, दूसरे नंबर को y लेट कर लिया, ठीक हो गया। ये तो आसान काम था। अब आपने r का भी फॉर्मूला याद कर लेना है, अल्फा का भी फॉर्मूला याद कर लेना है। अब चलें r तो फाइंड करते हैं, x का नंबर भरते हैं, y का नंबर भरते हैं, दोनों को स्क्वायर करते हैं और फिर इनको प्लस कर देते हैं। तो ये बच्चों अंडर रूट में 25 आया, यानी r की वैल्यू बच्चों हमने निकाल ली है, जो कि 5 बन गई है। इसको नोट रखना है, ठीक है। r हमारा आ गया। अब हमारा अल्फा रह गया, तो अल्फा के लिए tan इनवर्स y बाई एक्स, मॉड के अंदर लिखा है। मॉड क्यों लिखा है मैं बताता हूं, पहले नंबर भर दें, y 3 है और x जो है वो 4 है, ये देख लें। तो ऐसा करने से ये हमारे पास इसका tan इनवर्स 3/4। अच्छा अब मॉड हटा देते हैं। मॉड का मतलब होता है कि भाई अगर इनमें से कोई माइनस का होगा ना, तो मॉड उसका माइनस खत्म कर देगा। मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू मैथ्स में। तो वो अगर यहाँ पे कोई भी नंबर इनमें से नेगेटिव होता ना, तो मॉड अगले स्टेप में उसको पॉजिटिव कर देता। तो अगर पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब आप कैलकुलेटर के थ्रू इसका tan इनवर्स ले लेंगे। आप लिखेंगे tan इनवर्स, ब्रैकेट बना के 3, ब्रैकेट जरूर बनानी है, ब्रैकेट बना के 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस इक्वल बटन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा विच विल बी 36.87 डिग्री। ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आई, इनिशियल वैल्यू कह लें, प्रिंसिपल वैल्यू कह दें। अब आपने थीटा बनाना है। थीटा बनाने के लिए बच्चों एक चीज का ख्याल करना, आपको यहां से इसका पता करना होता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हुए तो सबसे आसान केस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये देखें क्वाड्रेंट्स ऐसे होते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। पता कैसे चलता है, फर्स्ट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, दोनों x और y पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में x नेगेटिव, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। आपकी अभी बुक में ना जो क्वेश्चंस हैं वो या तो फर्स्ट के हैं या थर्ड के हैं। इंटरेस्टिंगली उसने बाकी क्वाड्रेंट्स के क्वेश्चन नहीं दिए हुए। तो फर्स्ट की पहचान कैसे होगी, दोनों पॉजिटिव होंगे, और थर्ड की पहचान कैसे होगी, दोनों नेगेटिव होंगे। और फोर्थ की पहचान बाय द वे आपके नॉलेज के लिए, उसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, पता है ना, पहला नंबर एक्स का होता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। तो बहरहाल, तो यहाँ पे तो क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको बताऊं, थीटा इक्वल है अल्फा के, आपने इस पे कोई काम नहीं करना। रूल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट के लिए जो थीटा है वो अल्फा के बराबर ही होता है, सेकंड के लिए पाई प्लस अल्फा करना होता है, थर्ड के लिए माइनस पाई प्लस अल्फा करना होता है, और फोर्थ के लिए माइनस अल्फा करना होता है। ये रूल है बच्चों जिसके तहत हम वर्किंग करते हैं, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं, इसको नोट कर लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा बराबर होते हैं, यानी जो आपका अल्फा आ गया वही थीटा है। तो मुझे तो इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू मिल गई है, इसका जो आर्गुमेंट है वो मिल चुका है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे आगे कि थीटा की वैल्यू जो है वो इक्वल है 36.87 डिग्री के, ठीक है। थीटा आ गया हमारा। तो जैसे ही थीटा आ गया, और मैं इस दौरान में ये समझा रहा था कि फर्स्ट हो ना, तो थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर होती है, सेकंड होगी तो पाई प्लस अल्फा होगी, थर्ड होगी तो माइनस पाई प्लस अल्फा होगी, और फोर्थ होगी तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ये रूल को मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, दोबारा डिस्कस करेंगे। तो अभी के क्वेश्चन के लिए इतना याद रख लो कि जब आप
अल्फा निकाल लेते हैं, आपने अपने क्वेश्चन को देखना है और दोनों नंबर्स का पॉजिटिव होने पे आपने समझ जाना है कि दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट बहुत आसान है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी जो अल्फा निकाला है वही थीटा है। अब आप जी को लिखेंगे, लेकिन अब की बार ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, अब इसका पोलर वाला फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि आपने चीजें पूरी कर ली हैं, निकाल ली हैं। अब इसमें आर की जगह आर की वैल्यू 5 है और थीटा की जगह 36.87 डिग्री, आगे प्लस आयोटा है, अब जगह कम है मैं नीचे लिख लेता हूं, साइन 36.87 डिग्री। ये देख लें, ये थोड़ा यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, साफ करके लिख देता हूँ, साइन 36.87 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जी बोल दिया, पहले नंबर को एक्स बोल दिया, दूसरे को वाई बोल दिया, और फिर ये दो फॉर्मूले आपने लगा दिए। इनको याद कर लें। पहले फॉर्मूले में एक्स और वाई का नंबर भरा, सॉल्व किया, आर आ गया। दूसरे फॉर्मूले में भी एक्स और वाई का नंबर भर दिया और कैलकुलेटर से tan इनवर्स निकाल लिया, ये जवाब आ गया। तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आई है। अब आपको थीटा चाहिए, असल चीज थीटा है। तो थीटा के लिए आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस फर्स्ट क्वाड्रेंट के। फर्स्ट का कैसे पता लगता है? जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों जो नंबर्स हैं एक्स और वाई, वो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, वो तो आसान है। उसके बाद आखिरी काम होता है, आप जी लिखते हो और इस साइड पे उसकी जो है ना पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लिखते हो और उसमें नंबर डाल देते हो। दैट्स इट, ये इसका आंसर है। फर्स्ट पार्ट डन। जी बच्चों, अब इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आप देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा से बहुत सिंपल है, 1 प्लस आयोटा, और हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या किया था पिछले सवाल में, आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसका नाम दे देंगे? जी का। उसके बाद जो पहला नंबर है वो x है, x की वैल्यू 1 है, और दूसरा नंबर y है। नंबर की बात हो रही है, आयोटा को नहीं लिखना। आयोटा के साथ जो टर्म है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, वो लिखना है सिर्फ। तो रियल पार्ट को x कहा और इमेजिनरी पार्ट को y कहा। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब इसके साथ 1 है। फिर आपने ये दो फॉर्मूले लिखने हैं। अब पहले इस फॉर्मूले में वैल्यू भरते हैं, x भी 1 है, y भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और ये बच्चों √2 बन जाता है, देख लीजिए। तो इस तरीके से हमें r की वैल्यू मिल गई है, चेक कर लें। अब हम अल्फा बनाते हैं, जो tan इनवर्स y बाय x है। तो y भी 1 है, x भी 1 है, तो दोनों 1 हो गए, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। मॉड मैंने आपको बताया वो गायब हो जाता है, उसका काम सिर्फ ये होता है कि अगर अंदर माइनस आ जाए, माइनस को खत्म कर दिया जाए। तो इसमें तो प्लस ही था, वैसे ही चला गया मॉड। तो tan इनवर्स 1 जब कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 45 डिग्री स्क्रीन पे आ जाएगा। अच्छा, अगर कुछ वेल नाउन एंगल्स आ जाएं, जैसे 30 डिग्री आ जाए, तो हम उसको π/6 लिखते हैं। ये आपको याद करना है कि इस एंगल के डिग्री की, इस 30 डिग्री π/6 के बराबर होता है। 60 डिग्री आ जाए तो π/3 लिखते हैं, और अगर 45 डिग्री आ जाए तो π/4 लिखते हैं, और अगर फर्ज करें 90 डिग्री आ जाए तो उसे π/2 भी लिखते हैं। बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए। बेहतर बात है कि जैसे वो मोस्टली एक मिजाज है ना इन क्वेश्चंस का, कि कोशिश होती है कि एंगल को रेडियन में कन्वर्ट किया जाए। तो ये कुछ वेल नाउन एंगल्स हैं, अगर ये आ जाते हैं तो उनको रेडियन में वो बदल देता है। तो इसमें क्योंकि 45 आया है, 45 को रेडियन में कन्वर्ट करें तो बच्चों ये π/4 बनेगा। ये आगे मैं लिख लेता हूँ इधर, ठीक है। अब जब आपके पास अल्फा आ जाता है, तो मैंने बच्चों को बताया कि आप अपने क्वेश्चन को दोनों नंबर्स के साइन देखते हो, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो समझ जाते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज, यहाँ पे साइड पे लिख भी दें फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, तो यानी मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई π/4। इसको चेक कर लें, ऐसे करके बच्चों हमें थीटा पता चल गया, ठीक है, जो कि π/4 ही आया, सेम टू सेम है, ये चेक कर लें। ओके, अब आ जाएं इसकी पोलर फॉर्म कन्वर्जन पे। तो अब आपने ये फॉर्मूला लिख देना है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें नंबर भर दें, r की जगह √2 और थीटा की जगह π/4, जो कि आपने थीटा की वैल्यू निकाली हुई है। तो बच्चों ये इसका देख लें, सेकंड पार्ट हो गया है, चेक कर लीजिए। जी बच्चों, अब पार्ट 5 को करते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर -5/2 -5 √3/2 आयोटा है,
और हमसे बोला गया कि इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्जन के लिए मैंने आपको बताया है, सबसे पहले इसको z लेट कर लेंगे 5√3/2 आयोटा, और फिर पहले नंबर को x बोल देंगे और दूसरे नंबर को y बोल देंगे। ठीक है, पहला नंबर x के बराबर हो गया, दूसरा नंबर y के बराबर हो गया। इसके बाद आपको याद है हमने क्या करना है, पहले हमने r फाइंड करना है। r कैसे आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब आप इनको स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, ये देखिए, ये देखिए, जब इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये 25/4 बनेगा। और अब यहाँ पे देखें, दो तीन काम होने वाले हैं। स्क्वायर लेने से माइनस खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, इसका स्क्वायर 3 बनेगा, 25 और 3 मल्टीप्लाई होकर 75 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4। तो अल्टीमेटली ये आप कैलकुलेटर में ये सारा डाल दें और ऊपर स्क्वायर लिख दें ब्रैकेट डाल के, तो कैलकुलेटर भी आपको यही आंसर दे देगा। तो ये मैंने समझा चुका हूँ कि ये 75 कैसे आया, कि 2 का स्क्वायर 4 है, हर बच्चा समझ गया होगा। इसका स्क्वायर लेने से ये खाली 3 बन जाएगा और ये स्क्वायर लेने से 25 बन जाएगा, तो 25 और 3 मल्टीप्लाई होके 75 आ जाएगा। तो ये अगर मैं इधर ऊपर आ जाऊं तो दोनों के नीचे 4 आ गया, एलसीएम 4 आ गया, तो बच्चों ये बन रहा है 100/4, तो ये बन रहा है 25, और 25 का अंडर रूट लें तो 5 आ जाता है। इस तरीके से आर फाइंड कर लिया हमने। अच्छा, आर तो आ गया है, ये भी चाहिए था। पोलर फॉर्म के लिए आपको पता है दो चीजें चाहिए होती हैं, आर और थीटा। थीटा निकालने के लिए काम थोड़ा सा समझ वाला है, थोड़ा लंबा है। पहले अल्फा निकाला जाता है tan इनवर्स y/x करके, ठीक है, मॉड में लिखते हैं, मैं समझा चुका हूँ। मॉड होता है सिर्फ माइनस को खत्म करने के लिए। अब इसमें आप y की वैल्यू, y मतलब सेकंड नंबर जो -5√3/2 है, ऊपर लिखेंगे, और x वाला नंबर नीचे लिखेंगे जो है 5/2। देख लें, -5/2 इनफैक्ट, ठीक है, x भी माइनस है, y भी माइनस है। अब इसमें जब आपने वैल्यूज भरी हैं तो काफी कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 2 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 से कैंसिल हो रहा है, इवन माइनस माइनस से कैंसिल हो रहा है। तो tan इनवर्स पीछे सिर्फ √3 रह गया। अब आप मॉड हटा दीजिए, माइनस वैसे ही खत्म हो गया, ऊपर नीचे कटिंग हो गई। अब जब tan इनवर्स लेंगे तो आंसर आ जाएगा π/3, सॉरी 60 आएगा स्क्रीन पे कैलकुलेटर के, जिसको आप बच्चों ने याद रखना है। 60 को π/3 कहते हैं। ये थोड़ा मेहनत करनी होगी आपको। स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद आपको पता है कि थीटा निकालने के लिए हम चेक करते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है। अब की बार क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव हैं x और y के, इससे पहले जब किए थे दोनों पॉजिटिव होते थे, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था। इसमें क्योंकि x भी माइनस का है, y भी माइनस का है, तो आप समझ जाएंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपने दो आंसर लिखने हैं। एक साइड पे थीटा की वैल्यू आपने पाई प्लस अल्फा लिखनी है, और एक साइड पे थीटा की वैल्यू माइनस पाई प्लस अल्फा लिखनी है। यहाँ पे ऊपर आपने मेंशन करना है कि ये वाला फॉर्मूला आप लगा रहे हैं फॉर 0 to 2 पाई, यानी अगर हम इसका जो एंगल है, इसका जो आर्गूमेंट है, उसकी रेंज 0 से 2 पाई लें तो ये फॉर्मूला है, और इसके ऊपर आपने लिखना है फॉर -π to पाई। अब ये जहन में सवाल आता है कि इसके लिए दो क्यों निकालते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सिर्फ एक ही निकाला था, इसके लिए दो क्यों बनाए। तो बेसिकली इसके लिए भी होता एक ही है, और होना ये चाहिए, जो कि नई बुक है उसमें उसने इस तरीके से कर दिया है, जो कि एक नॉन कन्वेंशनल तरीका है इसको करने का। पहले ये यूज़ होता था, अब जो यूज़ होता है मोस्टली वो ये रेंज यूज़ होती है कि आर्गूमेंट ऑफ z की रेंज होती है -π से π। अच्छा, इसने बुक में पीछे डिस्क्रिप्शन में यही चीज़ मेंशन की है कि आर्गूमेंट ऑफ z जो है वो उसकी रेंज है -π से π। ये MCQ के लिए भी याद रखना है बच्चों ने कि आर्गूमेंट ऑफ z यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके एंगल की जो रेंज है वो -π से π है, लेकिन उसने जो इसको सॉल्व किया है वो इस तरीके से कर दिया है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि आप दोनों तरीके से कर दीजिए। बोर्ड का पेपर है, उसमें आप आर्गूमेंट तो कर नहीं सकते, तो बेहतर है कि सेफ रहने के लिए आप दोनों कर देंगे। तो बस एक बात तय हो गई कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट आ गया
तो आप उस पर दो आंसर बनाएंगे थीटा के, एक पाई प्लस अल्फ़ा करके और एक माइनस पाई प्लस अल्फ़ा करके। साथ मेंशन कर देंगे कि ये जो पाई प्लस अल्फ़ा है ये 0 से 2 पाई के लिए है और जो माइनस पाई प्लस अल्फ़ा है वो माइनस पाई से पाई के लिए है। अब आप इसमें अल्फ़ा की वैल्यू भर दीजिए जो कि पाई/3 है, और जब इसका एलसीएम ले लेंगे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, -2 पाई/3 आ जाएगा। और यहाँ पर भी जब आप अल्फ़ा की वैल्यू भरेंगे जो पाई/3 है तो ये एलसीएम होके 4 पाई/3 आ जाएगा। बुक के एंड पे ये आंसर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये आंसर बेहतर है, ये होना चाहिए, लेकिन बुक में उसने इस तरीके से किया है तो मैंने इसको दोनों मेथड से करवा दिया है। ये मैं इंडोर्स करता हूँ इसको, ये ज़्यादा बेहतर है, बट आपने पेपर में दोनों कर देना है। इसके बाद अब आपने इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है, तो एक पोलर फॉर्म आप ये वाली इस साइड वाली लिख लेंगे जिसमें आर तो दोनों केसेस में सेम है ना, और एक में ये वाला थीटा लिख देंगे आप लेफ्ट साइड वाला 4 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई/3, और दूसरा जी मैं इधर आगे बना लेता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ। तो दूसरा जी आप इस थीटा की वैल्यू के लिए बनाएंगे, तो इसके आगे ही लिख देंगे जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप इसमें नंबर भर दें, आर की जगह 5 लिख दें, थीटा की जगह -2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन -2 पाई/3। तो दैट्स इट, ये इसके दो आंसर हैं, ये चेक कर लीजिए। जी बच्चों, अब बात करते हैं इसके पार्ट 5 की। पार्ट 5 में हमें दिया गया है 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, और हमसे बोला गया है कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। सबसे पहले इसमें मसला ये है कि इसके अंदर एक फॉल्ट है। मेरा ख्याल है आप जानते हो आयोटा को हम नीचे एक्सेप्ट नहीं करते, इसको नीचे से ख़त्म करना है। तो उसका तरीका भी आप जानते हैं, आपने पढ़ा है पीछे एक्सरसाइजेस में। इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, यानी जो टर्म नीचे लिखी है उसके कॉन्जुगेट से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। ये मैं स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो जब इसका स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab और नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ आयोटा स्क्वायर है उधर -1 आता है, तो ये बन जाएगा 1 -1 -2 आयोटा, इधर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा। और जब मैं नीचे इसकी जगह -1 लिखूंगा तो एक माइनस पहले से, दो माइनस प्लस में तब्दील हो जाएंगे, और ये आप ऊपर देखें ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -2 आयोटा बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा रह गया। तो आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते 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 यहाँ पहुँचा दिया। इसको अब आप जी कह दें, इसका नाम लेफ्ट साइड पे जी लिख दें। इसको शुरू से आप जी लिख देते तो बेहतर था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जी लेट करते हैं, फिर आपने इसे रैशनलाइज किया है और करते करते आप इधर पहुंच गए। अब इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्जन का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है ना चीज़ें क्या करते हैं। आप इसका रियल पार्ट जो है उसको एक्स कहते हैं, तो इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, वो जीरो है। और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट से मुराद जो आयोटा के साथ नंबर है उसे वाई बोलते हैं। फिर आप पहले आर फाइंड करते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। तो जब आप एक्स की जगह 0 भरेंगे और वाई की जगह -1 भरेंगे तो ये स्क्वायर होके +1 बन जाएगा अंडर रूट में 0 + 1। तो बच्चों आर की वैल्यू 1 आ गई, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसको मार्क कर लें। अब अच्छा बच्चों, अब रह गया पीछे अल्फा। अल्फा निकालना इस क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसमें आपके पास x और y में से कोई भी एक 0 हो जाए, उसमें अल्फा की वैल्यू हम डायरेक्ट निकालते हैं। अल्फा क्या बल्कि थीटा निकालते हैं, डायरेक्ट आर्गुमेंट निकलता है। मैं रिपीट करता हूं, x और y में से कोई भी एक 0 हो जाए तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आती है, आपको tan इनवर्स करने की जरूरत नहीं है। कैसे पता चलेगी इसकी क्या वैल्यू है? जरा इसके नंबर्स को चेक करो, 0, -1। जरा ग्राफ पे आ जाओ, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है। तो x की वैल्यू 0, x0 कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, ये देखो x की वैल्यू 0 है। और y कितना है? -1। -1 मतलब नीचे की तरफ 1 यूनिट नीचे आ गया। आप जानते हो यहाँ पे कौन सा एंगल होता है? -90। ऊपर अगर +90 है तो नीचे क्या होगा? -90।
मैं दोबारा समझाता हूँ बच्चों। मैंने आपसे कहा कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y में से कोई एक जीरो हो जाएगा, आप उसमें tan इनवर्स करके पहले अल्फा निकाल के फिर थीटा नहीं निकालोगे, डायरेक्ट थीटा आएगा। कैसे आ जाएगा? इसके लिए रफ वर्क में थोड़ा सा काम कर लें, आपके लिए आसान है। ये देखो, इसको ना रफ वर्क में x और y बना लें। x एक्सिस में 0 पे चले जाएं, ये 0 है x में, और y पे -1 मतलब एक यूनिट नीचे आ जाएं। तो ये जिस लाइन पे आ रहा है y एक्सिस की, और क्योंकि ये नीचे आ रहा है, हमें पता है y एक्सिस पे नीचे -90 होता है और ऊपर +90 होता है। तो मुझे समझ आ गया कि इसका जो एंगल है ना, आर्गुमेंट है, वो -90 है। ये मैं लिख लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और आप जानते हो ना, 90 को रेडियन में हम π/2 बोलते हैं। तो हमने इसका डायरेक्ट निकाला है थीटा। फर्ज कर लो बच्चा कहता है सर इधर 0 और +1 होता, तो फिर x एक्सिस में 0 पे जाता, +1 मतलब ऊपर चला जाता, तो मैं कहता जी 90 एंगल है। क्योंकि ये 0 और -1 है, तो x एक्सिस में 0 पे आए, y में -1 मतलब नीचे चले गए, नीचे -90 का एंगल है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको गौर किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपने क्या लर्न किया, कि अगर इन दोनों में से एक 0 है तो डायरेक्ट थीटा निकलेगा। तो थीटा भी आ चुका है, आर भी आ चुका है। अब हम इसकी जो है ना z की पोलर फॉर्म लिखेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने लिख दिया r, और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r की जगह 1 आ गया, थीटा की जगह -π/2 आ गया, -π/2। और ये देखिए, बस ये इसका जवाब है। बस आपको पता है ना, इस तरह वैल्यू भरते हैं और वो हमारा बस आंसर आ जाता है। ये चेक करिए, चीज़ों को नोट किया करें, जो बातें बताई जाती हैं उनको जहन में रखा करिए। अभी पीछे मैंने थर्ड क्वाड्रेंट को लेके एक आपसे बात की थी, उसको मैं अगले में दोबारा डिस्कस करूंगा, वो दोबारा हमारे सामने आएगी। आपने पूरा ध्यान रखना है। और इसमें कुछ नया सीखा कि अगर दोनों में से कोई एक जीरो है तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, इसको आपने ग्राफ अपने रफ कॉपी पे स्केच करके ढूंढना है कि ये किस लाइन के ऊपर आ रहा है। तो हमें पता चला ये y एक्सिस पे आ रहा है और नेगेटिव y एक्सिस पे आ रहा है नीचे, तो नीचे तो -90 होता है, डायरेक्ट एंगल आपने लिखा है। उम्मीद है कि इसको अंडरस्टैंड आप कर गए हैं। जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है, और इसमें देखें, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में 3 + 4 आयोटा और 4 + 3 आयोटा जैसे पिछला पार्ट था, और हमें बोला गया कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो आप जानते हैं पोलर फॉर्म के लिए पहले इसको नीचे से आयोटा ख़त्म करना होगा, जिसके लिए आप इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये देखिए 4 + 3 आयोटा रैशनलाइज करना आप बच्चों ने बहुत प्रैक्टिस किया है। आप जानते हो कि आपने इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। और जब आप इसे रैशनलाइज कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मैं टाइम बचाता हूँ ताकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है बाज़-औक़ात। तो आप रैशनलाइज करके जब एंड अप करोगे तो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का बन के आ जाएगा। ये रैशनलाइज करेंगे, स्क्वायर बनेगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू गेट दिस। ये मैंने स्किप कर दिया, आप पे छोड़ दिया। अब यहाँ से आगे का मैं पोलर फॉर्म वाला काम करता हूँ। तो यहाँ से x कितना है बच्चों? 24/25। y कितना है? 7/25। ठीक है। अब हम पहले r बनाते हैं। r कैसे बनता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x की जगह 24/25 ऊपर स्क्वायर, y की जगह 7/25 ऊपर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ले लें, 576 होता है, 25 का स्क्वायर ले लें, 625 होता है, ये 49/625। अब दोनों का नीचे सेम नंबर है तो सेम एलसीएम बन गया, ऊपर 576 प्लस 49, ये ऊपर भी 625 बना, नीचे भी 625 बना, ये कैंसिल हो गया और 1 रह गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो बच्चों हमें r की वैल्यू मिल चुकी है इस क्वेश्चन में, जो कि 1 आ गई। इसको देख लीजिए। अब रह गया पीछे थीटा निकालने वाला। थीटा के लिए आप जानते हो पहले अल्फा निकलेगा, उसके बाद थीटा निकलेगा। तो पहले हम अल्फा बनाते हैं। अल्फा कैसे बनेगा? क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स y/x। अब मैं tan इनवर्स लिखकर मॉड बनाता हूँ। पहले y लिखता हूँ, y का मतलब सेकंड नंबर ओवर फर्स्ट नंबर, जो 24/25 है। तो ऊपर y और नीचे x लिख दिया है। अब ये देखिए, ये नंबर कट गया,
तो हमारे पास बच गया tan इनवर्स 7/25। आप जानते हो मॉड हटा देना होता है, मॉड सिर्फ इसलिए होता है कि अगर माइनस में आए तो उसे पॉजिटिव कर दिया जाए। तो जैसे ही आप इसको tan इनवर्स इसका ले लेंगे आप कैलकुलेटर से, आप लिखेंगे tan इनवर्स, आपको पता है ना शिफ्ट दबा के tan प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में तो tan इनवर्स आ जाएगा। फिर ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट डालना लाजमी है, 7/25 ब्रैकेट क्लोज एंड यू विल प्रेस इक्वल साइन। तो इसका आंसर जो आएगा बल्कि इसका बुक के एंड पे आंसर इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, मुझे जो याद आ गया, इसका आंसर बुक में उसने इसी तरह रहने दिया। आप अगर डेसिमल में बदल लेंगे वो भी ठीक है, ऐसे ही रहने देंगे तब भी चलेगा। तो अब मुझे ये बताएं कि ये अल्फा जब आ जाए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है। तो अभी मैं इरेज कर चुका हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आए थे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर लिख लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में तो जो थीटा है वही अल्फा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/25 आ गया, ये देखिए। तो इस तरह से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है। तो आर भी आ चुका है, थीटा भी आ चुका है। अब हम इसका पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लगाते हैं और जवाब बनाते हैं। मैं ये चीज साइड इरेज कर देता हूँ, देखिए। तो अब मैं z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें नंबर भरते हैं, r की वैल्यू 1 है और फिर cos लिखते हैं, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 7/25 है प्लस आयोटा, फिर साइन है और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 7/25 है। ये देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, देखिए। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5 का, जिसमें लिखा है कन्वर्ट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर z इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म। आप जानते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y को बोलते हैं, यानी यहाँ पर मुझे इसको सॉल्व करके इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। तो ये बहुत इजी है क्वेश्चन। इसको अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाना, और रेक्टेंगुलर फॉर्म मैं दोबारा बता दूं, इस फॉर्म को बोलते हैं जिसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। सिंपल ये इंटीजर्स या रियल नंबर्स होते हैं, तो उसमें इंटीजर्स तो नहीं कहना चाहिए, रियल नंबर्स होते हैं बेसिकली, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं। तो इनको देखें हम कैसे करेंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z लेट कर लेंगे। दूसरे नंबर पे आप इसके एंगल को डिग्री में तब्दील करेंगे। अब ये जो 5π/3 है, तो पाई का मतलब होता है 180 डिवाइडेड बाय 3। ये आप रफ वर्क में वर्किंग कर लेंगे या कैलकुलेटर में कर लेंगे। तो बच्चों ये सॉल्व होकर 300 बन जाएगा, ये जो एंगल है। आप कटिंग करवा लें रफ वर्क में, या फिर आप कैलकुलेटर में लिखें 5 × 180 डिवाइडेड बाय 3, कैलकुलेटर इसको कन्वर्ट कर देगा, ये बन जाएगा cos 300, और ये भी सेम इसी तरह sin 300। तो पहला काम आपने क्या किया इन क्वेश्चंस में, रेक्टेंगुलर फॉर्म के लिए एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ये पाई की शक्ल में है तो ये रेडियंस में है, और पाई की जगह 180 भर के इसको सॉल्व कर लें तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप कैलकुलेटर ले लेंगे और cos 300 लिखकर इक्वल प्रेस करेंगे। तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे जो cos 300 का आंसर आएगा वो आएगा 0.5, जो कि एक वेल नाउन डेसिमल वैल्यू है, इसको 1/2 बोलते हैं। तो आप इसकी वैल्यू फिर कैलकुलेटर से तो 0.5 निकली, लेकिन आपने उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 1/2 लिख लेंगे। वहीं पर आप जब sin 300 लिख के कैलकुलेटर में इक्वल दबाएंगे तो स्क्रीन पे 0.86 करके समथिंग नंबर आएगा। तो ये जो है ये भी वेल नाउन वैल्यू है, ये √3/2 होती है। तो आप इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 ऑब्वियसली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और अगले वाले से भी होगा, और फिर इसकी कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल से, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका फाइनल आंसर बन गया 2 + आयोटा 2√3। तो इस तरीके से आपने इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया है, इसको आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, चेक कर लीजिए। जी बच्चों, इसके सेकंड पार्ट में
दोबारा से कहा गया इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। जैसा पिछले पार्ट में देखा, फर्स्ट स्टेप है कि आप इसको एक नाम दे देते हैं z का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z लेट कर लेते हैं। ये पहला काम होगा। दूसरा काम ये होगा कि आप इसके एंगल को डिग्री में तब्दील करेंगे। मैं पिछले पार्ट में आपको बता चुका हूँ कि पाई की जगह 180 लिखेंगे और फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, तो ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी जो डिग्री में वैल्यू बनेगी वो बनेगी 210। और इसी तरह नेक्स्ट भी, ये भी डिग्री में 210 बनेगा। इसके बाद आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे और cos 210 लिख के इक्वल प्रेस करेंगे, तो cos 210 का आंसर आ जाएगा 0.86, जो अंडर रूट 3/2 होता है, मैं बता चुका हूँ। और जब sin 210 लिखेंगे तो 0.5 आएगा, जो 1/2 होता है। तो ये चीज आप बच्चों को याद रखनी है कि 0.5 आया तो दैट इज 1/2 और 0.86 आया तो ये अंडर रूट 3/2 होता है। तो जैसे ही आप ये वैल्यू भरेंगे, अब आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो फर्स्ट टर्म ऐसी बन जाएगी और सेकंड टर्म ऐसी बन जाएगी और ये आपने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा बच्चों, अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें एक थोड़ा सा चेंज है। उसमें इसने पोलर फॉर्म के एलिमेंट्स हमें बता दिए। हमें आर बता दिया है, हमें थीटा बता दिया है। ये आर्गुमेंट ऑफ जी थीटा है और ये जो जेड मॉड है ये आर है। तो हमें पहला काम पता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को जी करते थे। अब यहाँ पे आप जानते हो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो फॉर्मूला लिख के अब आपको नंबर्स उसने दिए हुए अलग से, आर की जगह 7 लिख दिया और थीटा की जगह ये आर्गुमेंट जो है इसका ये लिख देंगे आप। ये देखिए साइन 23 पाई बाय 12। अब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे और लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 12। इसका आंसर आ जाएगा 345 डिग्री। कैलकुलेटर पे वर्किंग करने पे ये बनेगा 345 डिग्री। ये देखिए, ठीक है, डिग्री का सिंबल डाल दें तब भी ठीक, ना डालें कोई मसला नहीं है। अब आप कैलकुलेटर के जरिए cos 345 निकालेंगे तो स्क्रीन पे 0.97 आएगा। राउंड ऑफ करना है डेसिमल के बाद दो नंबर्स पे। मेरा ख्याल है आप समझते हैं कि अगर डेसिमल में फर्ज कर लें ऐसे करके आंसर आ रहा है, तो अगर दो डेसिमल पे आपने रोकना है तो अगर नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो एक नंबर ऐड करते हैं और अगर छोटा हो तो ऐड नहीं करते, ये रूल होता है। तो ये 0.97 राउंड ऑफ कर लेना अपने दो डिजिट पे ना। फिर इसी तरह जब साइन 345 डिग्री लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -0.26, ये माइनस में आएगा। ये भी लिख लिया हमने। अब ब्रैकेट खुलेगी, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 6.79 मल्टीप्लाई होके प्लस, बल्कि नहीं याद आया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर आयोटा है और अब 7 मल्टीप्लाई होगा 0.26 के साथ तो ये 1.82 बन जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है, चेक कर लीजिए जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट 4 में z मॉड दिया हुआ है 11 और आर्गुमेंट ऑफ z है -11 पाई बाय 12। तो फिर इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म का वही प्रोसेस है। पहले z इज इक्वल टू, ये आपने इसका पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि आपको पोलर फॉर्म के एलिमेंट्स दिए गए। तो आप पहले जब z का फॉर्मूला लिखेंगे तो पोलर वाला लिखेंगे। r की जगह 11 आएगा और थीटा की जगह -11 पाई बाय 12 आ जाएगा। ये देख लीजिए, और ब्रैकेट बंद और उसके बाद प्लस आयोटा साइन, यहाँ भी -11 पाई बाय 12 आ जाएगा, देख लीजिए। तो अब होगा ये कि ये प्रॉपर्टी बच्चों को पता होनी चाहिए कि कॉज के एंगल में अगर नेगेटिव साइन आए ना तो कॉज माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कॉज की स्पेशलिटी है, खासियत है।
वहीं पे अगर साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो साइन माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, माइनस को बाहर निकाल देता है। ये बड़े काम की प्रॉपर्टी है, ये आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे वहां पे हम इसको तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा मजीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप जानते हो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन 6 में से ना 2 इवन फंक्शन है, एक कॉस और एक उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। ये एमसीक्यू के लिए जरूरी चीज है। इनको इवन क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉस भी माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और सीकेंट के एंगल में भी अगर माइनस थीटा आए ना तो वो पॉजिटिव सीकेंट थीटा बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ कॉज में है और सीकेंट में है, इस वजह से इन दोनों को इवन फंक्शन मांगते हैं। बाकी सारे, चाहे वो साइन है, चाहे वो टेन है, चाहे वो कॉसिकेंट है या कॉट है, वो माइनस को बाहर शिफ्ट कर देता है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को आप समझ गए तो ये पहले स्टेप में ये देखें, कॉज के एंगल में माइनस है, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, साइन में ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस साइन 11 पाई बाय 12 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर के जरिए, जैसा कि पहले करते थे, इसको ना डिग्री में चेंज करेंगे। तो जब आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 165, 165। इसी तरह यहां भी 165 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर के जरिए cos 165 निकालेंगे और इसका आंसर आएगा, माइनस में आ रहा है, 0.97 आएगा। और जब साइन 165 आप निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, 0.26। ये देखिएगा, तो cos 165 का आंसर माइनस 0.97 और साइन 165 का 0.26। अब आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 11 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को अगले नंबर से, तो जो इसका आंसर बनेगा, जब 11 इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसका आंसर बन जाएगा माइनस 10.67, और फिर माइनस है आगे भी, फिर आयोटा है, और जब 11 को आप 0.26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बच्चों बनेगा 2.86, 2.86 आयोटा के साथ में। ठीक है, तो ये इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म हमने तैयार कर दी। ये इसका आंसर है, माइनस 10.67 माइनस आयोटा 2.86। इसको देख लें जी बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन 3 के जो लास्ट 2 पार्ट्स थे वो एग्जैक्टली उसी तरह है जो इससे पिछले पार्ट्स हैं, जो कि मैंने बड़े तफसील से डिस्कस किए हैं। तो वो 2 पार्ट्स अब आप बच्चों ने खुद ट्राई करने हैं। कैलकुलेटर पास होना चाहिए, वही तरीकाकार है जो मैंने समझाया है, आप लगाएंगे और बड़ा इजीली उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 की बात की जाए तो इसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, एक Z1 है और एक Z2 है, और ये उनकी पोलर फॉर्म्स गिवन है। और हमें पहले पार्ट में बड़ी सिंपल सी बात है, बोला गया है Z1 प्लस Z2 फाइंड करने को। तो हम इसको फाइंड करते हैं। हम सॉल्यूशन में लिखते हैं Z1 प्लस Z2, और इक्वल के आगे पहले Z1 की वैल्यू आ जाएगी, जो 9 cos 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 है, और फिर प्लस डाल के ये देखिए Z2 की वैल्यू लिखेंगे, जो 5 cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 है। अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले आप जानते हो आपको इसको एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 5 पाई बाय 4 डिग्री में जब कन्वर्ट होगा 225 बनता है। तो ये देखिए, आपने इसको भी डिग्री बना दिया, इसको भी डिग्री बना दिया। अब पाई बाय 3 वैसे तो ज़बानी आना चाहिए, बच्चों को याद करवाया, ये 60 होता है, आयोटा साइन 60। अब आप cos 225 कैलकुलेटर में लिख के इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास जो स्क्रीन पे आंसर बनेगा वो 0.41 करके कुछ नंबर आ रहे होंगे, और ये जो होता है ये 1/√2 के बराबर होता है, याद रखना। तो इसका आंसर 1/√2 बन गया। इसी तरीके से जब साइन ऑफ 225 लिखेंगे तो, बल्कि ये माइनस में आएगा, सॉरी, जब आप cos 225 लिखेंगे तो मैंने अभी देखा माइनस 0.41 समथिंग आ रहा है, तो इसको -1/√2 लिखेंगे आप।
इसी तरह जब साइन ऑफ 225 निकालेंगे वो भी सेम टू सेम यही जवाब दे रहा होगा, यानी सेम आंसर बन रहा है cos 225 का भी और sin 225 का भी। अब आगे आ जाइए, cos 60, जब आप कैलकुलेटर में cos 60 लिखेंगे 0.5 आएगा, जिसका मतलब 1/2 होता है, और जब आप sin 60 लिखोगे तो 0.86 आएगा, जिसका मतलब √3/2 होता है। अब आप ब्रैकेट खोल देंगे, 9 इससे मल्टीप्लाई होके -9 ओवर √2, और फिर 9 इससे मल्टीप्लाई होके -9 ओवर √2 आयोटा, फिर 5 इससे मल्टीप्लाई होके 5/2, और फिर 5 नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होके 5 √3/2। ये चेक कर लें, यहां पहुंच गए हम, ठीक है। अब इसके बाद आप इसके जो रियल पार्ट हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, जो है -9 ओवर √2 प्लस 5/2, और जो आयोटा वाले दो हैं उनको कंबाइन कर लेंगे, ये वाला है आयोटा का और ये आयोटा का है। मेरा मशवरा होगा पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें, नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख लें। अब आप कैलकुलेटर उठा लें और लिखें -9/√2 प्लस 5/2, और जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे आंसर आ जाएगा -3.86। और इसके बाद नेक्स्ट जो है, जब आप इन दोनों को लिख के इक्वल दबाएंगे तो ये भी आंसर माइनस में आ रहा होगा, -2.03। तो इसका जो फाइनल आंसर बन गया वो -3.86, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा 2.03, ये इसका फाइनल आंसर है। इसको देख लीजिए, बहुत इजी है, आपके सामने है बच्चों। जी बच्चों, अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। पेपर में कोई एक पार्ट आएगा, तो अगर पार्ट 2 आ जाता है जिसमें हमें Z1 Z2 पोलर फॉर्म में देके बोला जाता है इनको माइनस करें, तो आप उसी तरह Z1 माइनस Z2 लिखेंगे, ये Z1 की वैल्यू, फिर माइनस डाल के ये Z2 की वैल्यू, फिर आप कैलकुलेटर लेंगे और इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसका तरीका आप जानते हो, पाई की जगह 180 लिख दोगे, 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 225 आ जाएगा, ये भी 225, और ये 60 बन गया, और ये भी 60 बन गया। इसके बाद आप cos 225 लिखेंगे। एक करेक्शन थी जो पिछले पार्ट में मैं गलत बोल गया था, 1 ओवर √2 के लिए 0.4 नहीं आता, 0.707 आता है। तो जैसे मैंने आपको 0.5 के बारे में बताया, आपको याद कर लो, 1/2 0.86 के बारे में बोला, याद कर लो, √3/2, उसी तरीके से 0.707 आए तो 1 ओवर √2 है, तो इसका 0.707 आता है, माइनस का आता है, तो इसलिए -1/√2, इसका भी -0.707 आता है, ये भी -1/√2, इसका 0.5 आता है 1/2, और इसका 0.86 आता है √3/2। अब आप ब्रैकेट खोल दो, ये -9 ओवर √2, और फिर -9 ओवर √2, और साथ में आयोटा है इसके, -5/2 मल्टीप्लाई हुआ, -5 √3/2 आयोटा। तो ये इस तरीके से 4 नंबर आ गए। फिर मैंने क्या किया था, रियल पार्ट को अलग कर लिया था, और इमेजिनरी पार्ट को जिसमें आयोटा था वो अलग कर लिया था। ये चेक कर लें, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे, लिखेंगे -9 ओवर √2 -5 ओवर 2 करके इक्वल प्रेस करेंगे, तो आपके जो स्क्रीन पे आंसर आ जाएगा वो -8.86 बनेगा इसको सॉल्व करके। और इसी तरीके से आप जब नेक्स्ट वाले को लिखेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -10.69, और साथ में आयोटा भी आ जाएगा। तो ये इसका बच्चों फाइनल आंसर है, देख लीजिए, ये करेक्शन को ज़हन में रखना है आपने। ओके बच्चों, अब बात करते हैं इसके पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हमें उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और अब की बार इन्हें मल्टीप्लाई करने को बोला गया है। तो मैंने Z1 डॉट Z2, इनको ये Z1 की पोलर वाली वैल्यू दी गई है जो लिखी है, फिर डॉट डाल के Z2 की वैल्यू लिखी है। यहाँ पे कुछ एक अलग काम होगा, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रूल है जो कि आपसे शेयर करूंगा। इसमें हमारा शॉर्टकट लगेगा, लंबा काम नहीं है। पिछले सवाल में जो प्लस और माइनस था, आपको पता है ना, आपने इसको पहले डिग्री में बदला था, फिर कैलकुलेटर के जरिए उसका कॉज लिया था, फिर 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया था, फिर रियल पार्ट को अलग
आयोटा वाले को अलग किया था, एक लंबी कार्रवाई थी। मल्टीप्लाई में पोलर फॉर्म में एक रूल है, ये देखिए, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इस शक्ल में है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और दूसरा इस शक्ल में वो भी cos और आयोटा साइन में है, एंगल इनके फर्क हैं, इसका थीटा 1 है, इसका थीटा 2 है। देखें, तो जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो एक ही cos बनता है, पर इनके एंगल्स ऐड हो जाते हैं, और cos में भी ऐड हो जाते हैं, फिर आयोटा साइन और थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी ये चेक कर लो, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो अलग अलग थे, cos प्लस आयोटा साइन, cos प्लस आयोटा साइन, जब मल्टीप्लाई हुए एक cos बन गया और एक आयोटा साइन बन गया, पर जो एंगल्स हैं वो प्लस हो गए। ये रूल ज़हन में रखना है आपने मल्टीप्लाई का। इसी तरह डिवाइड का है, अगर ये ऊपर होता ये नीचे होता तब भी एक हो जाते, उस सूरत में एंगल्स माइनस होने थे। ये हम अगले सवाल में डिस्कस करेंगे, अभी मल्टीप्लाई के रूल को जहन में रखें। तो रूल मैंने आपको दिखा दिया है, अब ये रूल मैं अप्लाई करने लगा हूं, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं कैसे होने वाला है। इसमें आपने Z1 Z2 की पोलर वाली वैल्यूज लिख ली हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, बस नंबर को नंबर से बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर लो। 9 और 5 मल्टीप्लाई होके 45 बन गया, और ये दोनों cos आयोटा साइन मिलकर एक cos बन जाएगा, पर ये वाला एंगल और ये एंगल ऐड हो जाएगा, यानी 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 हो जाएगा, प्लस आयोटा इसी तरह साइन में होगा, तो ये पहले वाला एंगल जो कि 5 पाई बाय 4 है, प्लस दूसरे वाला एंगल जो पाई बाय 3 है। ये देखा आपने कि इनके एंगल्स जो हैं आपस में ऐड हो गए मल्टीप्लाई में। तो ये अगले स्टेप में 45 बाहर इसी तरह रहेगा, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 पाए, और 4 इधर 4 पाए, ये चेक कर लें। और इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम टू सेम यही काम है, एलसीएम इसका 12 है, 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ 15 पाए, 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ 4 पाए, तो इसका जो फाइनल आंसर बन रहा है वो बन रहा है 19 पाई बाय 12 और साइन 19 पाई बाय 12। इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बुक एंड पे भी ऐसे ही आंसर है, आपने सिंपली इनको एक प्रॉपर्टी लगा के इनको मल्टीप्लाई करके एक बना दिया, और ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के केस में है, और मैं अगले पार्ट में डिवाइड में भी आपको चेक कराऊंगा। मल्टीप्लाई में एंगल ऐड हो जाते हैं, डिवाइड में एंगल माइनस होते हैं, ये याद रखना है आपने। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिवीजन का आ गया, प्लस भी देखा, माइनस भी देखा, मल्टीप्लाई में देखा, एक प्रॉपर्टी लग के जल्दी हो गया, डिवाइड में भी पोलर फॉर्म में बहुत जल्दी होने वाला है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होगा। अगर ऊपर cos प्लस आयोटा साइन है, नीचे भी cos प्लस आयोटा साइन है, तो ये एक ही टर्म बन जाएगी cos की और आयोटा साइन की, पर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इसमें माइनस हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई होते ये दो तो एंगल ऐड होते, डिवीजन के केस में एंगल्स माइनस होते हैं, ऊपर वाला एंगल पहले लिखा जाएगा, फिर माइनस डाल के नीचे वाला एंगल, ये देख लीजिए एंगल्स माइनस हो गए, अपर एंगल माइनस लोअर एंगल। साइन में भी ऐसा ही होगा, ये देखें। अब एलसीएम हो जाएगा, तो cos और ब्रैकेट के अंदर एलसीएम 12 बनेगा, 15 पाए माइनस 4 पाए एलसीएम लिया जा रहा है, साइन फिर एलसीएम 12 हो गया, 15 पाए माइनस 4 पाए, यहाँ पर तक पहुंचे हैं। देखिए अब मैं ये ऊपर करता हूँ तो हमारा आंसर आ रहा है 9/5 cos, ऐसे ब्रैकेट डालिए, और 15 पाई में से 4 पाई निकालें, 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन, इधर भी वही सेम 11 पाई बाय 12 आ गया। तो ये इसका बच्चों आंसर है, इसको देख लीजिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का है, लेकिन इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। जैसे हमने क्वेश्चन 4 किया एग्जैक्ट उसी तरह है, फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों पोलर फॉर्म में हैं, उनको प्लस करना, उनको माइनस करना, उनको मल्टीप्लाई, उनको डिवाइड दोबारा से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्लस और माइनस वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपने देखा है ये प्रॉपर्टी लग जाती है, वो जल्दी हो जाता है। तो प्लस और माइनस के लिए पहला काम ये है कि आप इसके एंगल को डिग्री में तब्दील करेंगे। तो जब आप 23 पाई बाय 12 करेंगे तो वो 345 कैलकुलेटर से निकल आएगा। तो आपने सबसे पहले इसके एंगल को डिग्री में तब्दील करना है, मुश्किल ये भी नहीं है, बस थोड़ा सा
इसमें जो है काम ज़्यादा है, लिखाई ज़्यादा है। इस तरह 11 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की जगह 180 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, ये 165 बन जाएगा, साइन 165। अब आप कैलकुलेटर ले लेंगे और कॉस जो है 345 निकालेंगे तो ये 0.9659 आ जाएगा। और जब साइन 345 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का -0.2588 कुछ ऐसा। चलें 4 डिजिट का लिख लें, आगे मैं इसे 2 पे कर लूँगा। इसी तरह cos 165 करेंगे तो ये -0.9659 आ जाएगा। और जब आप साइन 165 करेंगे तो ये ये एग्जैक्ट वही वैल्यूज आ रही हैं इधर वाली, 2588 आ जाएगा। ओके, अब आप ब्रैकेट खोल देंगे, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 6.7613, और फिर जब 7 को -0.2588 से करेंगे तो ये -1.811 आ जाएगा, और साथ में आयोटा आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद 11 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में आएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये बनेगा 10.6249, और जब 11 को अगले वाले से करेंगे इससे तो प्लस ये बन जाएगा 2.8468 आयोटा। अब देख लें 4 नंबर आ गए हैं। अब एक काम करते हैं, जो रियल पार्ट है उसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 6.7613 माइनस 10.6249। अगर मैं आपको दिखा सकूं ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये एक ब्रैकेट में डाल दिया, और जो आयोटा वाले दो हैं, एक ये था एक ये था, पॉजिटिव पहले लिख लिया करें। अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया करें, और साथ में आयोटा कॉमन लेके बाद में लिख दिया। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3.86 दो डिजिट पे राउंड ऑफ कर लीजिए, और जब अगले दो नंबर्स माइनस किए जाएंगे तो 1.04 आ जाएगा, साथ में आयोटा। ये बच्चों इसका आंसर है, इसको देख लें। अच्छा बच्चों, इसका जो पार्ट 2 है ये मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है, ऊपर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि सेम तरीका कार है। अब की बार इन्हें माइनस करना था, तो Z1 की वैल्यू पहले माइनस डाल के Z2 की उसी तरह एंगल को डिग्री में चेंज करवा दिया गया है, दरमियान में माइनस है। फिर कैलकुलेटर से इसका कॉज निकाल लिया, इसका साइन, इसका कॉज निकाल लिया, इसका साइन। उसके बाद 7 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया गया, ये दो नंबर आ गए। -11 जब इससे होगा ये माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर जब ये अगले वाले से होगा तो ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस ही आएगा। आप जानते हो ना, माइनस प्लस माइनस होता है। अब ये जो 4 नंबर आए हैं इसमें रियल वाले ये दो हैं जिन पे टिक लगे हैं, उनको एक ब्रैकेट में डाला है। आयोटा वाले ये दोनों माइनस के थे, मैंने बाहर प्लस लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर दोनों को माइनस के हैं, दोनों को लिख दिया है। और आप जानते हो दो माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं, तो कैलकुलेटर में जब आप -2.8468 -1.811 लिख के इक्वल दबाओगे, स्क्रीन पे -4.66 आ जाएगा, साथ में आयोटा है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा। इस तरीके से आपके सामने है इसका सेकंड पार्ट। अब सवाल ये है कि अगर इससे नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए, जो इसका पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 में बच्चों इनको किया जाना है जी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का गेम प्लस और माइनस से भी ज़्यादा आसान है। आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पोलर फॉर्म में, ठीक है, ये जिक्र हो रहा है पोलर फॉर्म का। तो जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। बीच में डॉट है, देखिए डॉट डाल दिया, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपकी बार। तो मल्टीप्लाई में नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। 7 और 11 मल्टीप्लाई हुआ 77। अब प्रॉपर्टी लग जाएगी। प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? ये दो कॉज साइन वाले जब मल्टीप्लाई होते हैं, कॉज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाले, तो कॉज एक दफा लिखते हैं और ये जो पहले वाला एंगल है इसको लिखते हैं, ये वाला, और प्लस ये दूसरा एंगल जो दूसरा वो कॉज और साइन का है।
प्लस डाल के आयोटा और साइन। अब साइन में भी सेम यही दो होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड हो जाएंगे, तो 23 पाई बाय 12 प्लस 11 पाई बाय 12। आई होप कि आपने बात को समझा है कि एक दफा कॉज लिख के ये एंगल और ये एंगल को ऐड कर लेना है, मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन में भी ऐसे ही किया आपने। तो बाहर 77 है, इधर दोनों के नीचे 12 है, एलसीएम 12 आया, 23 पाई प्लस 11 पाई, और आगे साइन उसमें भी एलसीएम 12 आया, 23 पाई प्लस 11 पाई। तो ये आ जाएगा 77 कॉज, ये बन जाएगा 34 पाई बाय 12। तो इसी तरह इधर 34 पाई बाय 12। अब 2 के टेबल से कटिंग होती है ऊपर नीचे, तो ये बच्चों बनने जा रहा है 34 बाई 12, बल्कि इसको आगे सॉल्व किया हुआ है बुक के एंड पे, उस पिछले वाले में वहीं पे छोड़ दिया था, इसमें उसने हल कर दिया है। बहरहाल चलें, दोनों तरह आंसर ठीक है। अगर इसको हल किया जाए, इसको डिग्री में तब्दील किया जाएगा, 34 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये 510 आएगा, और इसी तरह ये भी 510 आ जाएगा। और फिर कैलकुलेटर से कॉस 510 को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर स्क्रीन पे आ जाएगा -0.866, यानी -√3/2 इन अदर वर्ड्स, और इसका आंसर आ जाएगा 0.5, जिसे 1/2 भी कहते हैं। फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये -77 √3/2 प्लस 77/2 आयोटा, ये इसका फाइनल आंसर है। ये देख लीजिए, यहाँ पहुंच गए, ये इसका आंसर है जी बच्चों। अब इसका जो पार्ट 4 है उसकी तरफ आते हैं, जिसमें इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है। तो ये मैंने Z1 ओवर Z2 लिखा है, Z1 की वैल्यू ऊपर आ गई, Z2 की वैल्यू नीचे आ गई। आपको पता है जैसे मल्टीप्लाई में वो रूल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो इस शक्ल के हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का, एंगल्स प्लस किए जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो वहीं पे डिवीजन में एंगल्स आपस में माइनस हो जाते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ। बाहर नंबर इसी तरह रहेगा, अब ये दोनों मर्ज होकर एक कॉस बन जाएगा। ऊपर वाला एंगल पहले आएगा, माइनस नीचे वाला एंगल आ जाएगा, और प्लस डाला, आयोटा लिखा, साइन, और वहां भी एंगल्स को माइनस करवाना है। जो ऊपर एंगल है वो पहले लिखा जाएगा और नीचे वाला एंगल बाद में लिखा जाएगा। तो ये बन जाएगा 7/11, और ब्रैकेट के अंदर कॉज, अभी इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, 23 पाए -11 पाए, ये देखिए, प्लस आयोटा साइन, इधर भी 12 हो जाएगा, 23 पाए -11 पाए। इसको चेक कर लें, तो ये बन जाएगा 7/11 कॉज, अच्छा ये ना ऊपर 12 पाई बन जाएगा और नीचे भी 12 है, इसी तरह यहाँ भी होगा 12 पाई ओवर 12, तो ये तो सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया 7/11 कॉज पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये चेक कर लीजिए, डिवीजन में करते करते हम इधर पहुंचे हैं। ये बाहर 7/11 लिखा है और अंदर कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये इधर अगर मैं इसको दिखा सकूं इरेज करके, ये वीडियो में इधर शो नहीं हो रहा, ये 7/11 है। चले, अभी शायद कुछ मुनासिब हुआ ये देखें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब कॉस पाई का मतलब होता है कॉस 180, ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 7/11 है और ब्रैकेट में कॉस पाई का मतलब कॉस 180 प्लस आयोटा साइन 180 बन गया। ये देखिएगा, अब जो cos 180 होता है ना, कैलकुलेटर में जब आप लिखेंगे -1 आएगा, और जब आप sin 180 लिखेंगे 0 आ जाएगा। तो मतलब 7/11 के साथ ब्रैकेट में बस -1 रह गया, क्योंकि 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा -7/11 होगा। ये इसका फाइनल आंसर है, इसे देख लें।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसमें हमें ये जो अभी हम प्रॉपर्टी यूज़ करते रहे हैं क्वेश्चंस में, उसको हमने वेरीफाई करना है, उसको प्रूव करना है कि अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो जो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 होता है, यानी जब उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका एंगल बनता है वो उनके एंगल्स के सम के बराबर होता है। मैंने बताया था ना, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एंगल्स ऐड होते हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो एंगल्स सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में डिवीजन वाला प्रूफ करेंगे, फर्स्ट पार्ट में ये वाला जो रूल है इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है या इसका जो प्रूफ है, उसमें आप पहले Z1 लेट कर लेंगे r cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, ठीक है। आप ये लेट कर लेंगे और Z2 को आप इसी तरह R2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 लेट कर लेंगे। तो ये देखें, ये आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट पोलर फॉर्म में लेट किए हैं। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब दोनों में डिफरेंस रखने के लिए जब Z1 हुआ है तो r के साथ भी 1 लग गया, थीटा के साथ भी 1 लग गया, और Z2 में R2 और θ2 चल गया। अब आप इसको ना पोलर फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो R1 तो ऐसे ही रहेगा, आगे ये जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन θ1 है, इसको e रेज टू पावर आयोटा θ1 लिख सकते हैं आप। इसी तरह जब सेकंड वाले को आप एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे, R2 e रेज टू पावर आयोटा θ2, ये बन गया। उसके बाद अब क्या होगा, आपने यानी Z1 Z2 सपोज कर लिया, पहले पोलर फॉर्म में लिया, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया। अब आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, लेफ्ट साइड में पहले Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और राइट साइड पे आप इन दोनों की पोलर फॉर्म्स लिख लेंगे। e की पावर आयोटा θ1 डॉट R2 है, फिर e रेज टू पावर आयोटा θ2। अब जब मल्टीप्लाइंग करेंगे तो R1 और R2 तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और शुरू में लिखे जाएंगे। और ये जो दोनों ई हैं, आप जानते हो मैथ्स में जब सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, मिसाल के तौर पे ये, तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं और उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, बेस सेम होना चाहिए। इसी तरह कोई कहे ई रेज टू पावर θ1 है और ई रेज टू पावर θ2 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो एक दफ़ा ई लिखेंगे और पावर इसकी ऐड कर देंगे। उसी रूल के तहत जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ई एक दफ़ा लिखा जाएगा, आयोटा भी, और θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। ये चेक कर लीजिए। तो ऐसा करने से Z1 डॉट Z2 आपने इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप ये देखें, लेफ्ट साइड बनानी है, इसमें लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z1 डॉट Z2। अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा, अब देखें राइट साइड पे चेक करें। आर्गुमेंट से मुराद होता है एंगल, जो e की पावर में थीटा लिखा होता है ना आयोटा के साथ, वो आर्गुमेंट होता है। कोई आपको ये दिखाए Z1 और बोले कि इसका आर्गुमेंट क्या है, तो आप इसकी पावर चेक करेंगे θ1, आप कहेंगे Z1 का आर्गुमेंट θ1 है। इसी तरह कोई आपको Z2 की ये वैल्यू देके बोले कि आर्गुमेंट क्या है, तो आप कहेंगे θ2। अब यहाँ पे आ जाए, अब कोई पूछे कि Z1 Z2 की आगे स्टेटमेंट लिखी है, तो Z1 Z2 का आर्गुमेंट क्या है, तो आप इसकी पावर में ये जो एंगल है ना, ये इसका आर्गुमेंट होगा। बाकी चीजें आप छोड़ देंगे, सिर्फ जो पावर में एंगल है ना उसको लिख लेंगे। तो इस स्टेटमेंट की बुनियाद पे वाजे तौर पे दिख रहा है कि Z1 Z2 का जो आर्गुमेंट है दैट इज θ1 प्लस θ2। अब एक आखिरी काम करेंगे, θ1 को जरा इधर देखिए, ये किसका आर्गुमेंट था, Z1 का, तो आप इसकी जगह आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिख सकते हैं, प्लस, और θ2 किसका आर्गुमेंट था, किसका एंगल था, Z2 का, आप इसकी जगह आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिख सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे वही चीज लिखी हुई है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 डॉट Z2। तो ये देख लें, ये स्टेटमेंट प्रूव हो चुकी है, हेंस प्रूव्ड। इसको देख लीजिए। तो आसान है ये रूल वेरीफाई करना। आपने Z1 ले लेना है, पहले पोलर फॉर्म में लिखना है, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। Z2 लेना है पोलर फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना जरूरी है, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। R1 और R2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ई जब मल्टीप्लाई होंगे इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और एंगल ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप लिख दोगे आर्गुमेंट लेफ्ट साइड पे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, और राइट साइड पे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बस एंगल रह जाएगा।
उसके बाद ये θ1 की जगह आप लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z1 और θ2 की जगह आर्गूमेंट ऑफ Z2। इस तरह ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया। जी बच्चों, सेकंड पार्ट में हम वेरीफाई करेंगे कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 यानी डिवीजन के केस में दोनों के एंगल्स Z1 और Z2 के माइनस होते हैं। स्टार्ट सेम टू सेम है, इसलिए मैंने ये ऑलरेडी लिख लिया हुआ है कि Z1 आपने जिस तरह फर्स्ट पार्ट में लेट किया है फिर उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, Z2 भी पोलर फॉर्म में लेट करना है और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे। अब लेफ्ट साइड बनाने के लिए आपको नज़र आ रहा है Z1 ऊपर Z2 नीचे, इनको डिवाइड करना है। तो Z1 की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने ऊपर लिखनी है और जो Z2 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो इसके नीचे लिखनी है। अब देखें, मुझे एक बात बताएं, आप इस रूल को जानते हो कि अगर ऐसा हो दो टर्म्स जो ऊपर नीचे लिखी हैं डिवाइड हो रही हैं, उनके बेस एक जैसे हों, तो आप जानते हैं कि दोनों की पावर्स माइनस कर दी जाती हैं, मल्टीप्लाई में ऐड कर दी जाती हैं, डिवीजन में माइनस कर दी जाती हैं। उसी रूल के तहत यहाँ पर R1 ओवर R2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो E लिखा हुआ है ना अप एंड डाउन, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आयोटा θ1 माइनस आयोटा θ2 हो जाएगा, मतलब ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। अब एक काम करेंगे, ये इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये θ1 माइनस θ2 बन गया और यहाँ पे Z1 ओवर Z2 है। चेक करिएगा, यहाँ पहुंचे। अब ये साइड में इरेज करता हूँ ताकि इसका बाकी सोल्यूशन इस तरफ किया जा सके। अब आप जानते हैं आपने सिंपली जैसे पिछले पार्ट में किया था, जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया था उसके बाद दोनों तरफ आर्गुमेंट लग गया था, इधर आर्गुमेंट लगा था और इधर से बस एंगल लिख लिया था। यही काम मैं इधर करूंगा। देखो ये आंसर बनाने के लिए यहाँ पे आ गया, आप लेफ्ट साइड पे आर्गुमेंट लिख देंगे Z1 ओवर Z2 और राइट साइड पे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये राइट साइड की, सिर्फ ये जो एंगल है ना वो रह जाएगा। आर्गुमेंट का मतलब ही एंगल होता है, ये आ गया। इसके बाद बस लास्ट स्टेप है, ये जो θ1 है आप जानते हैं ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 है और जो θ2 है वो आर्गुमेंट ऑफ Z2 है, ये देख लीजिए। तो ये रूल जो है ये वेरीफाई हो गया है बच्चों, देख लीजिए। इट वॉज वेरी इजी। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई किया था, पावर ऐड हो गई थी, डिवाइड करने में ऊपर नीचे लिखा और पावर सब्ट्रैक्ट हो गई और उसके बाद आर्गुमेंट अप्लाई हुआ तो बस इधर एंगल रह गए। और θ1 जो होता है ये Z1 का आर्गुमेंट है और θ2 Z2 का, और ये स्टेटमेंट जो है हमारी प्रूव हो गई है। इसको देख लीजिए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, एक Z1 है और आप देख सकते हैं पोलर फॉर्म में है, दूसरा Z2 है, ये भी पोलर फॉर्म में है। हमसे बोला गया है कि इनको डिवाइड करें Z1 को Z2 से और जो आंसर आ जाए उसे फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी करें। तो डिवीजन के लिए हम इनको अप एंड डाउन लिख लेते हैं। आप जानते हैं जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करने हो तो उन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया जाता है। तो Z1 की वैल्यू ऊपर लिख ली गई और Z2 की वैल्यू नीचे लिख ली गई, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको याद आएगा कि जो पोलर फॉर्म में ये तो कैंसिल हो गया 6 3 के साथ और बाहर 2 आ गया। तो अब आपको प्रॉपर्टी अभी हमने वेरीफाई की है क्वेश्चन 6 में, पीछे भी हमने क्वेश्चंस में यूज किया है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे पोलर फॉर्म में डिवाइड हो रहे हो तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। कॉस को एक दफा लिखते हैं और जो एंगल्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं डिवीजन के केस में। ऊपर वाला एंगल पहले लिखते हैं माइनस नीचे वाला एंगल। तो जब 150 से 30 निकाला जाएगा तो 120 आ जाएगा, इधर भी 120 आ जाएगा। अब cos 120 जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर -0.5 आएगा, जिस 0.5 आप जानते हैं 1/2 होता है। और जब आप sin 120 लिखेंगे तो 0.86 आएगा, जिसके बारे में आप जानते हैं √3/2 होता है। और अब होगा आखिरी काम, ब्रैकेट खुलेगी, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2/2, क्योंकि इसने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना होता है। और ये देखें यहाँ पे कटिंग हो जाती है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है बच्चों वो ये आ रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
अब इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करने को बोला गया है Z1 और Z2 को, और दोनों आप देख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं Z1 डॉट Z2। पहले Z1 की वैल्यू लिखते हैं जो कि ये देखिएगा ये है नंबर, और डॉट डाल के Z2 की वैल्यू लिखते हैं जो 5 इंटू कॉस 90 प्लस आयोटा साइन 90 है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप जानते हैं जो नंबर है वो तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाएंगे। और ये दोनों टर्म्स अभी डायरेक्ट भी कर सकता था, प्रॉपर्टी लगा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक स्टेप और कर लेते हैं, इनको साथ में लिख लिया। आप जानते हो दो पोलर फॉर्म में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हों तो एक बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और मल्टीप्लाई के केस में एंगल्स ऐड हो जाता है। तो आपने इन दोनों के एंगल्स को ऐड कर लेना है, 60 प्लस 90 कर लेना है। अब 60 प्लस 90 जो होता है ये 150 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगी है, एंगल्स ऐड हो गए हैं और ये बन गया। अब आप कैलकुलेटर ले लीजिए और cos 150 लिखिए, आंसर आ जाएगा -0.86। तो माइनस में आया है 0.86 का मतलब √3/2 है, और जब आप sin 150 लिखेंगे 0.5 आएगा जिसका मतलब 1/2 होता है। अब ब्रैकेट खोल देंगे और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बना, इसकी कटिंग हो गई। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया -5/√3 प्लस आयोटा 5, ये इसका बच्चों फाइनल आंसर है। इसको देख लीजिए जी स्टूडेंट्स। अभी एक्सरसाइज 1.5 का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स या प्लॉट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये स्टेटमेंट लिखी आएगी, ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें पॉइंट इस फॉर्म में दिया हुआ है 2,75। ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट का डिग्री में आपको देख के समझ आ जाएगी कि ये हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है ये पोलर फॉर्म में है। इसमें पहला नंबर r है और दूसरा थीटा है। आपके पास r और थीटा की वैल्यू है, आप चेक कर लें। इन सब में ऐसा है कि पहला जो नंबर है वो r की वैल्यू है और दूसरा नंबर जो है वो एंगल है, 120 डिग्री है। ये 2,π/6 है थर्ड पार्ट में। तो आप सब देख सकते हो कि हर पॉइंट में जो सेकंड इसके नंबर है वो एंगल है। तो आप समझ जाएंगे पॉइंट को देखते कि ये पोलर फॉर्म में आपको गिवन है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना। ये बनाना मुश्किल नहीं है। आप पहले तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, वहां से शुरू हो जाएगा। फिर आप कंपास को अपनी मर्जी से इक्वल मार्जिन खोलना है, स्केल ले लें, 2 सेंटीमीटर रखें और एक पहला सर्कल बना लें। 2 सेंटीमीटर एक रीजनेबल विड्थ है, 1 सेंटीमीटर से बहुत नैरो हो जाएगा शायद। 2 सेंटीमीटर के आप सर्कल बनाते जाओ, यानी एक बार सेंटर में रख के 2 सेंटीमीटर घुमा के ओपन करके एक कंपास से सर्कल बना लोगे, फिर उसे 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ा लोगे, दूसरा रिंग बन जाएगा। फिर 6 सेंटीमीटर यानी 2-2 सेंटीमीटर ऐड करके आपने 5 रिंग 5 आर एनफ, क्योंकि जितने आपके पास पॉइंट्स हैं मैक्सिमम आया है तो 5 आया है इसमें जो बुक में क्वेश्चंस है। तो 5 आप रिंग बना लेंगे इसमें। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर कहते हैं डी को, डी रख के 30 डिग्री पे आप निशान लगा लेंगे। ये डॉट लगा लिया आपने, प्रोटेक्टर रखा है मैंने इधर, और जहां 30 आता था वहां पे डॉट लगा लिया। फिर इसी तरह 60 पे डॉट लगा लिया, इसी तरह 90 पे तो पहले ये वाई एक्सिस पे है, फिर ये 60 है, ये 90 है, ये 120 है, ये 150 है और ये 180 है। ऊपर वाले आपने डॉट लगा लेने 30-30 के डिग्री के मार्जिन से, यानी 30 पे लगाओगे, 60 पे लगाओगे, 90 पे लगाओगे, 120 पे लगाओगे, 150 पे लगाओगे, 180 पे लगाओगे। ये बीच में एक 75 है, ये मैं समझाऊंगा ये मैंने क्यों किया है। तो अदरवाइज 30-30 के आप बना लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद आप स्केल के थ्रू ये जो आपने 30 वाला डॉट आया होगा उस पर स्केल रख के आर पार ऐसे लाइन खींच दोगे। फिर 60 वाला आया होगा, इसको स्केल रख के ये सेंटर से गुजरनी चाहिए, सीधी लाइन आपने नीचे तक ले जानी है। फिर यहाँ पे 120 पे आप सीधी ऐसे क्रॉस कर दोगे, 150 पे सीधी ऐसे क्रॉस कर दोगे। तो ये आपका पूरे का पूरा जो है इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है। अब इसको लगाएंगे कैसे, मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है 2,75। तो सबसे पहले आप तलाश करोगे कि इसमें 75 डिग्री किधर है।
नॉर्मली जो एंगल आएंगे वो 30 के मल्टीपल्स होंगे, मोस्टली एंगल ऐसे हैं, कहीं कहीं बीच में फर्क आ जाएगा, जैसे ये 75 आया, तो ये 75, 60 और 90 के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो आप बिल्कुल इसके सेंटर में स्केल के जरिए ऊपर से नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे छोटा सा आपने 75 लिख भी लेना है, यहाँ पे ये 75 डिग्री है, ठीक है। अब इसको प्लॉट कैसे करें, तो 2,75 ओरिजिन से आएंगे, जो इसकी आर की वैल्यू है वो आपको बताएगी कि आपने 75 वाली लाइन पे 2 यूनिट्स ऊपर जाना है, क्योंकि इधर 2 लिखा हुआ है। तो ये 1 यूनिट ऊपर आया, ये 2 यूनिट ऊपर आया, ये डॉट लग गया, ये पहला डॉट लगा है, ये वाला पॉइंट आपने प्लॉट कर लिया। पेपर में इन केस अगर आया तो एक पार्ट आएगा, तो ये आपके सामने है। अब मैं दूसरा पॉइंट प्लॉट करता हूं, -3 120। अब तरीकाकार आप सीख गए, तो जो भी आपको पॉइंट दिया जाएगा आप उसे प्लॉट कर पाएंगे। अब -3 120 को कैसे करेंगे, पहले तो 120 वाली लाइन आप तलाश करेंगे इसमें, ये देखिए ये 120 वाली लाइन है, ओरिजिन से ये ऐसे ऊपर जा रही है, तो इसमें नंबर पढ़ें, क्या है, 3 है। अच्छा, अगर ये +3 होता तो आपने 120 की तरफ 3 यूनिट ऊपर आना था। -3 होने का मतलब आपने 120 की तरफ नहीं जाना, उल्टा पीछे की तरफ आना शुरू हो जाना है, तो उससे दूर जाना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ये है बच्चों ये दूसरा पॉइंट, ये जो पार्ट 2 है मैं लिख देता हूं, -3, 120, ये देख लें, ये वाला पॉइंट बना। अगर ये +3 होता तो मैंने 120 वाली लाइन में 3 यूनिट्स आना था 120 की तरफ, तो फिर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट इधर डॉट लगता। लेकिन क्योंकि -3 है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट मुझे इधर आना पड़ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तवज्जो दें तो आप बात को समझेंगे। दोबारा ट्राई करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, पार्ट 3 को, जिसमें लिखा हुआ है 2, π/6। सबसे पहले सोचोगे π/6 डिग्री में कितना बनता है, तो π/6 डिग्री में बनता है बच्चों 30 डिग्री, ठीक है। तो समझ आ गई, ये तो बहुत आसान है, 30 डिग्री वाली लाइन ये जा रही है। अब इसका रेडियस पढ़ें कितना है, 2, तो आप ओरिजिन से 2 यूनिट इसकी तरफ जंप करोगे, ये बनता है जी पॉइंट, ये बनता है ये वाला पॉइंट 2,30, यानी 30 पे 2 यूनिट्स ओरिजिन से 30 की तरफ आ जाना है। अब आप समझ गए होंगे, अगर इधर -2 होता तो आपने 30 वाली लाइन पे 2 यूनिट्स 30 की तरफ आने की बजाय उल्टी तरफ चले जाना था, यहां पे पहुंच जाना था। आई होप कि आप बात को समझ रहे हैं। अब इसको ट्राई करते हैं पार्ट 4 को, अब इसकी बात करते हैं। इसमें 5,5 π/6 है, तो सबसे पहले आप इसको डिग्री में बदलेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये 300 बनता है, यानी ये 5,300 है बेसिकली, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ये ले। तो अब 300 डिग्री वाली लाइन किधर है भाई, ये देखिए, ये 5 यूनिट्स। अच्छा, इसमें मैंने रिंग, वैसे गलती हुई है, मैंने 4 बनाए हैं, 5वां भी एक रिंग बनना है, ये देखिए मैं बना देता हूँ ये। तो इसमें लिखा हुआ है 5,300, तो ओरिजिन से ये जा रही है लाइन 300 वाली, 5 यूनिट इसकी तरफ आना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। यहाँ पे बच्चों पॉइंट आ रहा है ये वाला, जो कि है 5,300। तो आपने नोट किया कि क्योंकि ये पॉजिटिव था 5, तो मैं इसकी तरफ ओरिजिन से 5 यूनिट इसकी तरफ आया, तो यहाँ पे पहुंच गया, ये बन गया 5,300। इससे नेक्स्ट वाले पे गौर करिए, इसमें है -5/2 कॉमा, और ये 60 डिग्री बनता है जब इसको वर्कआउट करेंगे। अब आप 60 डिग्री वाली लाइन पे चले जाएंगे, 60 डिग्री कहाँ पर है, ये देखिए ये लाइन जा रही है, ये 60 डिग्री। अभी ये 5/2 का मतलब डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लें, अगर फ्रैक्शन में हो तो ये 2.5 बनता है, -2.5। अब बात को समझना है, 2.5 का मतलब होता है 2 और 3 के सेंटर में। अगर ये पॉजिटिव होता तो आपने ओरिजिन से 60 की तरफ ऊपर जाना था, ये नेगेटिव है, अब आपने उल्टी तरफ जाना है, उसकी टुवर्ड्स 60 जाने की बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे आप नीचे। ये -1 है, ये -2 है, और ये -3 है, इसके सेंटर में है ये -2.3। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे लग रहा है, ये है, इसको ऐसे मार्क कर लोगे, बल्कि हो सका अभी मार्कर से अगर मैंने लिखा तो आपको वीडियो में क्लियर नहीं होगा, ऑब्वियसली पेपर में आप पॉइंटर से कर रहे होंगे, वो वहां पे इतना उसकी जो निब होती है इतनी वो थिक नहीं होती, उसको आप वहां पे लिख सकते हो कि ये -5/2, -5/2 का मतलब -2.5, -2 और -3 के सेंटर में। और क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए 60 की तरफ जाने की बजाय उससे दूर चला गया। अभी ये लास्ट वाला करते हैं, इसको देखिए, ये है -5/2 -5 π/12। अब जब हम -5 π/12 को कन्वर्ट करते हैं ना इसमें अपना
डिग्री में, तो ये 75 डिग्री बनता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बेसिकली 75 डिग्री बनता है। अब 75 डिग्री की लाइन ये मैंने बनाई हुई है 60 और 90 के बीच में। अब यहाँ पे ओरिजिन पे आ जाओ। अगर इसका आर पॉजिटिव हुआ तो आपने 75 की तरफ जाना है, जितना यहाँ पे नंबर होगा उतने यूनिट्स ऊपर जाना है। इधर है माइनस का नंबर और फ्रैक्शन में है, तो 5/2 का मतलब -2.5। अब आपने ओरिजिन से 2 यूनिट 2.5 यूनिट ऊपर आने की बजाय 75 की तरफ जाने की बजाय आपने दूसरी तरफ जाना है। तो ये 75 वाली लाइन मैंने पूरी बनाई नहीं है, अभी इसको मैं मुकम्मल करता हूँ। क्रॉस द ऐसे इसके क्रॉस में आ जाएगी ये। तो अब -2.5 के लिए आप एक यूनिट जंप करोगे, 2 यूनिट जंप करोगे, ये बनता है जी -2.5। ये वाला पॉइंट बन गया, यानी 75 वाली लाइन में -2.5 मतलब ऑपोजिट तरफ चले गए, और ये -2 और -3 के सेंटर में -2.5 आ गया। तो ये सिंपल आइडिया है, सीधी सी बात है। सबसे पहले ये जो पूरा सेटअप है ये बनाना एक काम है। उसके बाद फिर आपने फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो 2,30, अगर इस बात को गौर से देख लें तो बात समझ जाएंगे। 30 वाली लाइन तलाश की जाती है जो ये है, और फिर उसमें 2 यूनिट 30 की तरफ आना है, ओरिजिन से चलना होता है हमने। अगर +2 हो तो उसके 2 यूनिट आपने 30 की तरफ जाना है, टुवर्ड्स 30। और अगर -2 होता तो मैंने 30 वाली लाइन पे ओरिजिन से 30 की तरफ जाने की बजाय उसकी ऑपोजिट तरफ चले जाना था। ये है जी इसका सारा कॉन्सेप्ट, आपके सामने है, इसको देख लीजिए। इसके 1-2 पार्ट्स रहते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इनको देख लीजिए। अच्छा बच्चों, ये देखें एक पार्ट इसका जो रह गया था वो डिस्कस करते हैं। इसमें -3, -2π/3, ये बाकी पार्ट से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एंगल नेगेटिव में आ गया है। इससे बाकी जितने पार्ट्स किए हैं उनमें एंगल हमेशा पॉजिटिव होता था। ये -2π/3 बनता है -120। अगर मैं इसको डिग्री में तब्दील कर लूँ ना, तो ये देखिए ये बनता है -120। अब इसको हम कैसे प्लॉट करते हैं, ये आप सब बच्चे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू हो जाएंगे, जीरो से, वही चक्कर है। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है, फिर आप अपनी मर्जी का सेट कर लें कितना रेडियस का आपने सर्कल बनाना है। तो अगर 2 सेंटीमीटर का बनाते हैं तो अगला 4 का होगा, उससे अगला 6 का, उससे आगे 8 का, उससे आगे 10 का। 4 से 5 सर्कल इनफ होते हैं बना लेने हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपका एंगल नेगेटिव है, सबसे पहले अपने सवाल में देख लेना है एंगल क्या है। अगर तो पॉजिटिव हुआ तो आप यहाँ 30, 60 ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है ना, मैंने ये जो क्रॉस में लाइन है ये कैसे बनाने को बोला है। प्रोटेक्टर रखो, 30 पे निशान लगाओ, 60 पे लगाओ, 90 पे लगाओ, 120 पे लगाओ, 150 पे लगाओ, 180 पे लगाओ। डॉट लगा लेने हैं, फिर उन डॉट्स को मिला के आर पार ऐसे लाइनें आपने बना लेनी है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। अभी आपने इस पे नंबर नहीं लिखने। अगर एंगल पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिखना शुरू हो जाते कि ये 0 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, 120, 150 ऐसे बनता जाता है आगे। लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपने उल्टा चलना शुरू हो जाना है, 0 से नीचे की तरफ। ये -30 है, ये -60 है, ये -90 है, ये -120 है। इसी तरह ये वाला जो है ये -150 है, ये -180 है, ये -210 है, ये -240 है, ये -270 है, ये -300 है, और ये -330 है। तो यानी अगर एंगल नेगेटिव है तो आपने ऊपर जाने की बजाय नीचे चलना शुरू हो जाना है, नेगेटिव साइड पे जा जाना है। अब इसको प्लॉट कैसे करें? आइडिया वही है जो मैंने पिछले पार्ट्स में बताया था। अगर किसी बच्चे को एक बार ये क्लिक कर गया ना तो बहुत आसान है। आपने -120 वाली लाइन को तलाश कर लेना है, किधर है। ये देखिए ये लाइन है -120 वाली, ठीक है। ये देखो एरो लगा हुआ है और -120 डिग्री लिखा हुआ है। अब आपने चले जाना है ओरिजिन पे, ठीक है। अब आपने लाइन देख ली है, ओरिजिन पे चले जाना है। अब इसके आर की वैल्यू देखो, पहला नंबर पता है ना आर का है, दूसरा थीटा का है। आर कितना है? -3। अब देखो अगर ये +3 होता ना, +3 होता, तो +3 का मतलब होता है कि उस नंबर की तरफ चले जाओ। तो आपने 3 यूनिट जो है इधर आ जाना था। अब -3 होने का मतलब इसने 120 की तरफ नहीं जाना बल्कि उल्टी साइड पे चले जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये टुवर्ड्स 120 नहीं आएगा, -3 होने की वजह से ये 120 वाली लाइन पे ओरिजिन से 3 यूनिट्स इससे दूर चला जाएगा, अवे चला जाएगा। तो ये 1 यूनिट जंप हुआ, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। यहाँ पे बनता है बच्चों ये डॉट, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर मौजूद है। इसको यहाँ पे अभी मार्कर से, चले मैं कोशिश करता हूँ कि लिख सकूँ, ऐसे ऐसे लाइन लगा के बताता हूँ
कि ये है जी -3 और -120 डिग्री। मेरा ख्याल है आइडिया कन्वे हो जाना चाहिए। अगर ये +3 और -120 होता तो ये -120 लाइन पे ओरिजिन से 3 यूनिट आपने इसकी तरफ आना था। तो -3 होने का मतलब आपने इसकी तरफ नहीं आना, इससे अवे जाना है। तो आपने उल्टी साइड पे चले गए और ये डॉट लग गया। मेरा ख्याल है क्वेश्चन 1 आपने समझ लिया होगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, थोड़ा सा गौर करें, चीज़ें आसान है जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें लिखा हुआ है फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ -2 आयोटा। तो हमसे बोला गया है कि इसका मॉड्यूलस भी निकालें। मॉड्यूलस आर को कहते हैं, आर भी कह सकते हैं, और आर्गुमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको जी लेट कर लेंगे, इसको जी का नाम दे देंगे, और z का मॉडुलस, आप जानते हो मॉडुलस और r सेम चीज़ है, और उसका फॉर्मूला एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है, या ए स्क्र प्लस बी स्क्र भी लिख सकते हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो x और y में अगर करें तो z मॉड होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर। अब x का मतलब फर्स्ट नंबर -2 का स्क्र, y भी -2 है, आप देख सकते हो यहाँ पे, बल्कि लिख लेते तो बेहतर होता। x -2 है और y भी -2 है, ये देखिए, तो वो इसमें भर दें। तो ये 4 + 4 √8, ये इसका z मॉड आ गया। वैसे 8 का अंडर रूट होता नहीं है, लेकिन उसको 4 × 2 लिख लें तो 4 बाहर आके 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका z मॉड आ चुका है, इसको r भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। अब रह गया मसला आर्गूमेंट का। आर्गूमेंट होता है, उसके लिए पहले अल्फ़ा निकाला जाता है, आपको याद है tan इनवर्स y/x मॉड में। तो tan इनवर्स लिखते हैं, ऊपर y लिखते हैं, नीचे x लिखते हैं। तो माइनस माइनस वैसे ही कटता है, 2 भी कैंसिल हो जाता है। तो tan इनवर्स 1 बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब आप tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर में लिखें, 45 डिग्री आएगा, जिसको आप जानते हो हम π/4 लिखते होते हैं। 45 डिग्री π/4 के बराबर होता है, इसको याद कर लो। अब जब अल्फ़ा आ जाता है, अब आता है इसका जो आर्गूमेंट है, जिसको थीटा कहा जाता है। वो उसके लिए पीछे हमने क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट में ये डिस्कस हुई थी बात कि अगर आप गौर करें तो इसमें क्योंकि हमारा x और y दोनों नेगेटिव है, तो समझ आ गई कि ये क्वेश्चन जो है दिस इज़ अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो मैंने आपको बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में आपने आर्गूमेंट या थीटा के 2 आंसर बनाने हैं। उसको मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक आपने बनाना है फॉर 0 to 2π, अगर आर्गूमेंट की ये रेंज हो, और एक आपने बनाना है फॉर -π to π, ठीक है। अब सवाल ये है कि 0 to 2π के लिए थीटा बनाने का फॉर्मूला है पाई प्लस अल्फ़ा, और जो -π से π वाला है उसके लिए थीटा बनाने का फॉर्मूला है -π प्लस अल्फ़ा। ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। अब आप इसमें अल्फ़ा की वैल्यू भर देंगे लाके, तो पाई प्लस π/4, तो ये एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 इधर क्रॉस हो जाएगा, 4π + π, एंड दिस विल बी 5π/4। ये देख लीजिए, ये आपने 0 to 2π के लिए किया है, बुक में ये वाला लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। पर जो इसका ज़्यादा करेक्ट है, जो कि बुक में नहीं है, इंटरेस्टिंगली ऐसे होना चाहिए था, विच आई बिलीव, वो है -π to + अल्फ़ा। ये जो -π से π वाली जो रेंज है ये आर्गूमेंट की, वो यूज़ होती है। ये बहुत रेयर यूज़ होती है, और ये पुराना रेंज है, तो बुक में इसी के तहत किया गया है। तो इसलिए मैंने दोनों तरह से बच्चों को करवाता हूँ कि आप 0 से 2π के लिए भी करो और -π से π वाला भी करो। तो अब आप इसमें अल्फ़ा भर दें, जो कि π/4 है। तो आप दूसरा आर्गूमेंट भी निकाल लेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा -3π/4। यानी आपने 2 आर्गूमेंट की वैल्यूज़ निकाली हैं। तो मेरा ख्याल है डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। जब आप अल्फ़ा निकाल लें और आपको दिख जाए कि दोनों नंबर माइनस के थे, तो आप समझ जाएंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और फिर डाउट्स को क्लियर करने के लिए बोर्ड का एग्ज़ाम है, टू बी ऑन ए सेफर साइड। एक वो बात है जो उसने बुक में की है, जो कि फैक्चुअली इतनी करेक्ट नहीं है। ये ओल्ड कन्वेंशन है, जो कि ये ओल्ड रेंज है जो यूज़ होती थी, अब ये यूज़ होती है। लेकिन मैंने बेहतर समझा कि बच्चों को दोनों करना चाहिए। तो आप इधर लिखेंगे फॉर 0 to 2π, जो ओल्ड इसकी
आर्गूमेंट की रेंज है, उसके हिसाब से फार्मूला ये बनता है पाई प्लस अल्फ़ा, यानी इस अल्फ़ा में पाई ऐड करते हैं। और ये न्यू कन्वेंशन है जो अब यूज़ होती है मॉडर्न वर्ल्ड में, उसका फार्मूला ये है, तो उसके भर के उसके हिसाब से भी, तो आप इसके दोनों आंसर लिखिएगा, देख लें। जी स्टूडेंट्स, अब करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है राइट इक्वेशन ऑफ आर्गूमेंट ऑफ, ये z के ऊपर बार डली हुई है जिसे z कॉन्जुगेट कहते हैं, -2 प्लस आयोटा इक्वल टू पाई बाय 3 इन कार्टेशियन फॉर्म कहता है, यानी इसे सॉल्व करें और इक्वेशन बनाएं। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, पोलर फॉर्म में नहीं देना, कार्टेशियन फॉर्म में देना है, पोलर मतलब x और y की फॉर्म में देना है, और z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो चीज़ हमें गिवन है इसको लिखते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z बार -2 प्लस आयोटा और इस तरफ है 2 पाई बाय 3। अब अगले स्टेप में आप z की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे और इसके ऊपर कॉन्जुगेट की लाइन है, ये देखिएगा 2 पाई बाय 3। अब क्या होगा, ये जो बार है जो इसके ऊपर लाइन है वो हट जाएगी, चेक कर लें, ये बन जाएगा 2 पाई बाय 3। तो आपने सबसे पहले z की वैल्यू भरी है इसमें, फिर आपने कॉन्जुगेट वाली लाइन को हटा दिया, उस या दूसरे अल्फाज में हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेने से आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। अब आप देखें इस ब्रैकेट के अंदर 4 नंबर लिखे हैं, तो 4 नंबरों में पहले तरतीब करेंगे, रियल नंबर्स को इकट्ठा करेंगे और आयोटा वाले जो हैं उनको इकट्ठा करेंगे, और एक काम करेंगे, उन दोनों में से आयोटा कॉमन भी ले लेंगे। आप ज़रा गौर करें, ये दोनों रियल थे, इनमें आयोटा नहीं था, इनको एक ब्रैकेट में डाल दिया, फिर प्लस लिखा, दूसरी ब्रैकेट बनाई, जो आयोटा के कॉफिशेंट से एक -y है और एक +1 है उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब आर्गुमेंट होता है एंगल, और आर्गुमेंट बनता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट जो कि -y + 1 है ओवर रियल पार्ट जो कि x - 2 है। ये चेक कर लीजिए। तो यहाँ पहुँच गए हम, इसको चेक कर लें सारे बच्चे। तो जब आर्गुमेंट आप लेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स बन जाएगा, y ओवर x बन जाएगा, यानी इमेजिनरी पार्ट ऊपर आएगा, रियल पार्ट नीचे आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इस tan को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है अगले स्टेप में। तो ये देखिए उधर जाके ये बन जाएगा tan 2 पाई बाय 3। यहाँ तक का काम ज़रा एक बार रिवाइज कीजिए, इसको चेक करिए कि यहाँ तक हमने कैसे किया है। स्टार्ट से देख लें इसको, हमने z की वैल्यू भरी थी, फिर हमने कॉन्जुगेट लिया था और कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज हुआ, फिर हमने रियल पार्ट को इकट्ठा किया, इमेजिनरी को इकट्ठा किया, और फिर जब आर्गुमेंट लेना होता है, जब ऐसी सिचुएशन में ऐसे लिखा होगा ARG, तो आर्गुमेंट कैसे लेंगे, tan इनवर्स करके y ओवर x, यानी इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट कर देंगे, और उसके बाद इस tan इनवर्स को दूसरी तरफ ले गए, यहाँ पहुँच गए। अब ये आप इसको डिग्री में तब्दील कर लें, 2 × पाई बाय 3 120 हो जाता है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे ना, डिग्री में चेंज करेंगे तो ये बनेगा। अब आप tan 120 जब आप लिखेंगे तो आंसर √3 आ जाएगा। कैलकुलेटर निकाल देता है, इसको देख लीजिए, ये आंसर आ गया। अब आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक करेक्शन, tan 120 का आंसर -√3 आएगा, इधर माइनस भी डालेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेटर में जब आप लिखेंगे tan 120 तो वो -√3 बता देगा। इसके बाद आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -√3 के साथ ये x - 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे, -√3 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और अगले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप एक काम करेंगे, आप इन नंबर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे और ये दोनों नंबर इधर आकर -y + 1 + √3x - 2 √3 बन जाएगा और इधर 0 है। और अब इस y को दूसरी तरफ ले जाते हैं। आप आंसर को इस तरह भी छोड़ दें तब भी ठीक है, लेकिन बहरहाल तरतीब बना लें, y को एक तरफ कर लें, x को एक तरफ कर लें और इसे अरेंज कर लें। सबसे पहले x वाले नंबर को लिखें,
इसके बाद y वाले नंबर को लिखें, फिर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको लिख लीजिए और इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर है, इसको देख लीजिए। उम्मीद है बच्चों ने आज के जो ये लेक्चर है इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में, इसकी अहमियत है। इसको अच्छे से तैयार करिए और कोई वजह नहीं है कि आप इसको अच्छे से सीख ना जाएं, अच्छे से लर्न ना कर जाएं, एक्सपर्ट ना हो जाएं इस पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कीप वर्किंग हार्ड। इंशाल्लाह अल्लाह विल हेल्प यू एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।